हे हाय हेलो अमीगोस। आई होप कि वायशाला की ऐप डाउनलोड कर ली होगी। और माल पानी वहाँ पे मिल जाएगा। एमसीक्यू लगा लेना भाई, मतलब कि जब जिस दिन जो चैप्टर हम ख़त्म करते हैं उसके एमसीक्यूज प्लीज़ लगाए बगैर काम नहीं हो सकता। तो आज हमने डिस्कशन करना है चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के ऊपर में। पहला पैराग्राफ देख लेते हैं कि पहले पैराग्राफ में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि देखो, ब्रीदिंग इतनी इसेंशियल है क्यों ज़िंदगी के लिए। तो हम अपनी अगर बात करें तो हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल जो है वो टर्मिनली, वैसे तो ब्रीदिंग कर ही रहे हैं, लेकिन ब्रीदिंग करने के साथ साथ फिर वो कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। ब्लड उसको कहाँ लेके जाएगा, हमारे हर एक सेल तक लेके जाएगा। सेल में कहाँ लेकर के जाएगा, हमारे सेल के अंदर घुसड़ेगा तो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के 5वें प्रोटीन पे वो ऑक्सीजन जाकर के ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को पकड़ेगा। अब यही जर्नी है इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात। आई होप कि जो लोग, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लाइन समझ में आई होगी, क्योंकि तुमने ये चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है। और अगर नहीं समझ में आई है तो तुमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, मतलब न पढ़ने के बराबर पढ़ा हुआ है अगर तुमने पढ़ा भी हुआ है तो। तो क्या ऑर्गेनिज्म ब्रीथ कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, तो ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत है वो हमने डिस्कस कर ही लिया कि माइक्रोब्स ब्रीथ करते हैं। हाँ, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है वो करते हैं एटलीस्ट। और ब्रीथ करने के लिए ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे पास कोई एक पर्टिकुलर तरीके का रेस्पिरेटरी सिस्टम ही होना चाहिए। हम प्लांट देखेंगे कि प्लांट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके पास कोई लंग्स वगैरह है नहीं। अगला पैराग्राफ पे चलते हैं। अगला पैराग्राफ कह रहा है कि एनर्जी इज़ नीडेड फॉर एवरीथिंग। भैया, एनर्जी का जो ज़रूरत है वो हर चीज़ के लिए है, कि सभी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और ये एनर्जी आएगी कैसे, ये कैसे एनर्जी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, ये एनर्जी आई कैसे, एनर्जी आएगी रेस्पिरेशन के प्रोसेस की मदद से। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में बनवाएंगे हम एटीपी। और हाउ दिस एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड, ये एटीपी जो बनता है वो रिएक्शंस को करवाने में हेल्प करता है। मतलब वही है, तुमने सुना हुआ है कि सेल्यूलर करेंसी है, सेल्यूलर करेंसी है। लेकिन अगर इसको तुम क्या है कि तुम्हें दो चीज़ें मिलानी पड़ेंगी। तुम्हें केमिस्ट्री का जो तुम्हारा चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम, वो दोनों चैप्टर, और बायोलॉजी का आइडिया, इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। तब जाकर के तुम्हें ये समझ में आएगा कि एटीपी काम कैसे करता है। एटीपी का जो डेल्टा जी नेगेटिव आता है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। और जो तुम कोई भी रिएक्शन कराना चाहते हो, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, उसका डेल्टा जी जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और अब जब ये दो रिएक्शन मिल जाएं, एक एटीपी वाली जिसका डेल्टा जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव आता है, और वो रिएक्शन जिसका डेल्टा जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आता है, तो दोनों रिएक्शंस को मिलाओगे तो ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है। कम नेगेटिव होगा, लेकिन इसकी वजह से जो पॉजिटिव वाली, जो डेल्टा जी पॉजिटिव वाली जो रिएक्शन है वो हो जाएगी। अगर तुम्हें ये दोनों चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो तुम्हारी केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा वीक है। ज़रा उठा करके गिब्स फ्री एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट्स को तुम्हारे को क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा, ऑल फूड्स गिव सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ज़रूरी नहीं है भाई। फूड के अंदर में एनर्जी तो ठीक है, एक मिनट होगी, लेकिन उससे एनर्जी तुम एक्सट्रैक्ट कितनी कर सकते हो वो भी तो व्यक्ति विशेष पर ही डिपेंड करेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, डू दे ईट फूड, हर किसी को एनर्जी की ज़रूरत है। तो वो व्यक्ति अपनी एनर्जी के लिए जो भी चीज़ अपने अंदर भीतर ले रहा है वो उसका खाना हो गया। अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। अगला पैराग्राफ क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि ऑक्सीजन और फूड आर रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी। कि ऑक्सीजन और, अच्छा ये तो है ही बात कि भैया तुम जानते हो कि दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम फोटोसिंथेसिस का कर रहे होते हैं तब हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ CO2। किसी याद कीजिए कैल्विन साइकिल, अब पिछला चैप्टर था कैल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन के अंदर में कैल्विन साइकिल के अंदर में जो दूसरा स्टेप है वो रिडक्शन का स्टेप है, जिसके अंदर में हम CO2 को रिड्यूस करवा रहे हैं, उसके ऊपर हाइड्रोजन चिपकवा रहे हैं। तो उसी तरीके से फोटोसिंथेसिस में अगर रिडक्शन हो रहा है तो बिल्कुल उसका उल्टा होता है तुम्हारा ये रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के अंदर में ऑक्सीडेशन होता है। आप जानते हैं कि खाना जब आप खाते हैं तो खाना खाने के बाद फूड का ऑक्सीडेशन होता है। हमेशा यही सुना है कि भैया फूड का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब फूड के ऊपर में ऑक्सीजन को फेंक के मारा जाएगा तो उसका हाइड्रोजन निकल जाए। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड। क्योंकि इधर से तुमने ग्लूकोज ले लिया, और ग्लूकोज लेकर के तुम्हें ग्लूकोज पे क्या लगा, ग्लूकोज पे लगे हुए हैं बहुत सारे हाइड्रोजन, C6H12। तो ये जो 12 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तुम्हें ये हाइड्रोजन निकलवाने हैं, और जो ऑक्सीजन तुमने लिया है वो भी इस पर चिपकवाना है। तो दोनों ही केसेस में हाइड्रोजन को हटवाना भी ऑक्सीडेशन ही कहते हैं, और ऑक्सीजन को चिपकवाना भी ऑक्सीडेशन ही कहते हैं।
अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। अगला पैराग्राफ क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? अगला पैराग्राफ पहले तो बोलने की कोशिश कर रहा है कि देखो भैया ऐसा है कि ह्यूमंस के अंदर में तो केवल रेस्पिरेशन होगा और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, लेकिन प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर में फोटोसिंथेसिस भी होता है और रेस्पिरेशन भी होता है। ये ज़रा पढ़ें कि भाई ऑक्सीडेशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, हम मतलब ये खाना जो हम खाते हैं, प्रोटीन, शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, डीएनए, आरएनए, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं मैक्रो मॉलिक्यूल हैं और इनको हम ऑक्सीडेशन करा करके इनसे एनर्जी जो है वो ले लेते हैं। ग्रीन प्लांट जो है, जैसे ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया, ये अपना खाना खुद बनाते हैं और किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। सबको पता है लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं लोग केमिकल एनर्जी में। तो प्लांट के अंदर में फोटोसिंथेसिस भी होता है और रेस्पिरेशन भी होता है। फिर ये क्या करेंगे इन्होंने, जो अपनी केमिकल एनर्जी है वो क्या है? वो केमिकल एनर्जी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च है, और फिर ये इसका इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करेंगे का ही मतलब है कि ये लोग इसका रेस्पिरेशन करवाएंगे। प्लांट और बाकी ऑर्गन्स को या नॉन ग्रीन ऑर्गन्स के अंदर में खाने की ज़रूरत पड़ेगी, उस खाने का ऑक्सीडेशन करके वो लोग एनर्जी भी निकलवा लेंगे। एनिमल्स अपना खाना खुद बनाते नहीं है, हेटेरोट्रोफिक होते हैं, तो प्लांट से ही अपने खाने पे डिपेंड करते हैं। तो प्लांट एनिमल जो है उनके अंदर में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, लेकिन रेस्पिरेशन जो है वो होता है। तो ये है आपका कि फोटोसिंथेसिस के अंदर में अगर आप देखो तो फोटोसिंथेसिस से क्या बना देते हो आप? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है शुगर। शुगर के ऊपर जब आप ऑक्सीजन को मारोगे तो आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहाँ होता है? रेस्पिरेशन, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और उससे आप एटीपी बनवाते हैं, और फिर वहाँ से आप क्या बनवा देंगे? CO2 जमा H2 और फिर लाइट एनर्जी। ओके चलिए ज़रा नीचे की तरफ चलेंगे। ये रहा, ठीक है भाई। देखिए जो हमने डिवाइड किया था ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्रोटिस्टा वगैरह, ये भी आपके खाने के बेसिस पर ही किया हुआ है। देखिए प्रोटिस्टा से आगे चल करके 3 नए किंगडम आगे चल करके थे, वो थे प्लांट, एनिमल और फंगस। और आप देखें तो खाने के बेसिस पर ही डिवाइड किया हुआ है। अपना खाना खुद बना लेते हैं ऑटोट्रॉफ, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं हेटेरोट्रॉफ। फंगस जो होते हैं वो सेप्रोफिटिक होते हैं। हेटेरोट्रोफ्स के अंदर में भी 2 तरीके के हैं, हर्बीवोर और कार्निवोर। तो वही दिखा रहा है कि हर्बीवोर, कार्निवोर, सेप्रोफिटिक फंगस के अंदर में डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर खाना खा रहे होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली पॉइंट क्या है? फोटोसिंथेसिस कोई करे कि ना करे, लेकिन सेल्यूलर रेस्पिरेशन हर व्यक्ति करता हुआ नजर आएगा। अगर लिविंग है तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा है, क्योंकि सही हर किसी को एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप देखें कि फोटोसिंथेसिस के अंदर में आप क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर में फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर में, लेकिन रेस्पिरेशन के अंदर में आप जितने भी कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उसको साइटोप्लाज्म में ले जाते हैं, पहले वहाँ तोड़ते हैं, वहाँ पीटते हैं, वहाँ उससे एनर्जी निकलवाते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और फिर उसको ले जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ उसको पीटते हैं, तोड़ते हैं, काटते हैं, और वहाँ से उसकी एनर्जी निकलवाते हैं, और अल्टीमेटली खूब सारा एटीपी निकलवा करके उससे फेंक देते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसी पूरे के पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर में भाई जिस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है उसको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कह देते हैं। वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखिए कि भाई द कंपाउंड जो कि जिनका के ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कंपाउंड जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह से जाने जाते हैं। आइए आगे देखें ज़रा। यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि भैया ये तुम्हारे बॉडी के अंदर में फैटी एसिड है, अमाइनो एसिड है, और इसेंशियल शुगर नहीं होते हैं। मतलब देखो तुम्हें फैट, जब भी लोग खाना पतला होना चाहते हैं ना तो सबसे पहले रोटी पे घी लगाना छोड़ते हैं, जबकि घी ज़रूरी है रोटी ज़रूरी नहीं है, रोटी छोड़ दो, क्योंकि रोटी है शुगर और घी है फैट। तो फैट में 2 तरीके के फैट होते हैं, इसेंशियल फैटी एसिड, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। तो इसेंशियल फैटी एसिड चाहिए, लेकिन तुम्हें मालूम है कि कोई भी तरीके की शुगर ऐसी नहीं है जो हमें चाहिए। हमें बिल्कुल भी, हम आज शुगर खाना बंद कर दें मरेंगे नहीं। आइए जरा अगले पॉइंट पे चलेंगे। बट प्रोटीन, फैट एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड कैन बी यूज्ड एज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। हम जानते हैं कि आज इस चैप्टर के अंदर में हम ग्लूकोज को लेकर के ज़्यादा ध्यान देंगे कि ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस, फिर TCA साइकिल फिर उसके बाद तुम्हारा कि किस तरीके से तुम उससे एनर्जी निकलवाओगे, और फिर उसके बाद उसको लेकर जाओगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर में। बट केवल ग्लूकोज तो नहीं है ना जो हमारे शरीर के अंदर में जिससे हम एनर्जी निकलवाते हैं, फैट भी है, प्रोटीन भी है, ऑर्गेनिक, बाकी 10 तरीके की चीज़ें हैं जिनसे हम स्पेसिफिक कंडीशन में एनर्जी निकलवाना प्रेफर करेंगे। अब अगला स्टेप, अगले प्रोसेस में ये बता रहा है कि देखो भाई ऐसा है कि कागज़ में आग लगाओगे वहाँ पर भी C6H12O6 है। भाई देखो कागज़ है, कागज़ किसका बना है? कागज़ बना है पेड़ का। पेड़ किसका बना है? पेड़ बना है सेल वॉल का। सेल वॉल के अंदर में क्या है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज किसके बना होता है? ग्लूकोज का। तो असल में जो कागज़ है वो ग्लूकोज ही है।
अब इस ग्लूकोज में जब हम आग लगाते हैं तो वो एक ही स्टेप के अंदर में सारी की सारी एनर्जी निकाल देता है। अब सारी की सारी एनर्जी अगर एक ही स्टेप में निकल जाएगी तो हम तो अंदर से जल जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि भैया देखो ऐसा है कि स्टेप वाइज मैनर में एनर्जी निकलवाई जाए। तो वही होता है कि जो एनर्जी जो होती है वो स्टेप वाइज फॉर्म में निकलवाई जाती है, थोड़ी 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 एनर्जी निकलवाते हैं ताकि आग ना लगे। और यही होता है कि हम ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी निकलवा लिए, फिर थोड़ा सा एनर्जी जो है वो टीसी साइकिल में निकलवा लिया, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में निकलवा लिया। एनर्जी रिलीज बाय ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेशन नॉट रादर कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली। भाई जो एटीपी हम बना रहे हैं वो जो एनर्जी निकलती है और जो एटीपी बनता है, जो एनर्जी निकलती है उसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम इनडायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं एटीपी के ज़रिए। तो हम उस मॉलिक्यूल को, उस शुगर को तोड़ते वक्त जो एनर्जी निकल रही है उस एनर्जी को इस्तेमाल नहीं करते हैं, उस एनर्जी का इस्तेमाल कर लेते हैं एटीपी बनवाने के लिए, और फिर उस एटीपी का इस्तेमाल कर लेते हैं चीज़ों को तोड़वाने, जो भी करना हो तुम्हें इस एटीपी से। एटीपी जो है वो हमारी सेल की करेंसी की तरह इस्तेमाल की जाती है, उसका इस्तेमाल करके हम कार्बन का स्केलेटन बनवाएंगे, अदर बायोमोलिक्यूल्स बनवाएंगे। अगला पॉइंट है हमारा, डू प्लांट ब्रीथ, प्लांट सांस लेते हैं क्या? देखो भाई, जहाँ तक बात है गैशियस एक्सचेंज की, तो गैशियस एक्सचेंज तो होता है, लेकिन प्लांट के पास कोई स्पेसिफिक टाइप का ऑर्गन नहीं होता है। हाँ यस, प्लांट को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन उसके पास ना कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता। कि उसके पास क्या होता है, उसके पास स्टोमेटा होते हैं पत्ती के नीचे, उसके पास तने में लेंटिसेल्स होते हैं ये काम करने के लिए। तो हर एक प्लांट का जो हिस्सा है, पत्ती है तो पत्ती अपना गैशियस एक्सचेंज देख रही है, तना है तो तना अपना गैशियस एक्सचेंज देख रहा है। तो सभी लोग जो हैं हर एक पार्ट का, जो प्लांट का जो पार्ट है वो अपने गैशियस एक्सचेंज का ध्यान खुद ब खुद रख पाता है। प्लांट के अंदर में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, जो इधर उधर भागते नहीं है तो इतनी एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जब सेल्फ डू फोटोसिंथेसाइज, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। भाई देखिए, प्लांट को दो वजहों से ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा दरकार नहीं है। पहला तो वो खुद भागता भागता नहीं, एनिमल लोग बहुत चलते चलते हैं तो उसमें बड़ी एनर्जी लगती है, तो उसके लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन और दूसरा जो कारण है वो ये कि भैया प्लांट फोटोसिंथेसिस भी तो कर रहा है, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर में ऑक्सीजन बन रही है, तो वही ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट है उसी का इस्तेमाल कर लिया जाए। आइए आगे बढ़ेंगे ज़रा। तो यहाँ पर ये क्या बताने की कोशिश करेगा कि प्लांट का जो गैशियस एक्सचेंज हो रहा है वो आपका 2 तरीके से हो रहा है। तने में होता है लेंटिसेल से बार्क में, और स्टोमेटा में होता है लीफ के अंदर में। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ज़रा पढ़ लेते हैं कि भाई चूंकि गैस का जो गैस ज़्यादा दूर तक डिफ्यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि डिफ्यूजन का जो रेट होता है, पिछले कक्षा चैप्टर नंबर 11 में लिखा हुआ था कि भाई डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो अत्यंत स्लो होता है। तो केवल डिफ्यूजन से काम तो नहीं चलेगा, हमें और भी जुगाड़ देखने पड़ेंगे। तो हर एक प्लांट का जो लिविंग पार्ट है, प्लांट में भाई डेड पार्ट भी होता है, लिविंग पार्ट भी होता है। जो उसका तना है, तने को जब आप काट के देखेंगे तो सेंटर में वो सारा डेड पार्ट है, जो सेकेंडरी जाइलम वगैरह पड़ा हो डेड पार्ट है। लेकिन जो लिविंग पार्ट होता है वो पेरिफेरी के करीब होता है, ताकि वो गैशियस एक्सचेंज इज्जतदार तरीके से कर पाए। लिविंग जो लेयर्स होती हैं वो बार्क के ठीक नीचे होती हैं, और वहाँ पर भी छेद होते हैं जिनके ज़रिए गैशियस एक्सचेंज चल रहा है, उसको हम लेंटिसेल्स कह देते हैं। पत्ती के नीचे, हमारी पत्ती में ही 2 तरीके की पैरेनकाइमा होती हैं, स्पॉन्जी वाली और तुम्हारी जो टाइटली पैक्ड होती हैं और एक लूजली पैक्ड होती हैं। तो वहीं पर बोल रहा है कि लूजली पैक्ड पैरेनकाइमा है और वहाँ से आपका गैशियस एक्सचेंज होता रहेगा। यहाँ पर बता रहा है कि वो क्या रिएक्शन है। भैया ग्लूकोज है, ग्लूकोज पे आपने ऑक्सीजन डलवाया, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्यों ना हो, ध्यान से सुनिए, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्यों ना हो, अगर उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, उसको अगर आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में बहुत अच्छे तरीके से जलाएंगे तो केवल और केवल CO2 और H2O ही बचेगा, और जाहिर सी बात है एनर्जी भी बचेगी। आइए अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। अगला बार आप पैराग्राफ कह रहा है कि वही सेवरल स्टेप वाला पैराग्राफ कह रहा है कि भाई देखिए ऐसा है कि एटीपी जो हम बनाते हैं वो ग्लाइकोलिसिस, फिर टीसी साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सारा का सारा है जिसमें हम बहुत सारे स्टेप में एटीपी का निर्माण कर रहे हैं। एक स्टेप में क्यों नहीं कर रहे, भाई आग लग जाएगी, और इसलिए यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहा है कि ग्लूकोज को जो हम कैटाबोलाइज करते हैं, जो एनर्जी होती है वो हीट की फॉर्म में लिबरेट होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो एकदम से हमें जला न दे, तो हम बड़े ही छोटे छोटे स्टेप में थोड़ी थोड़ी एनर्जी रिलीज़ कराते हैं, और वो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी एनर्जी को हम एटीपी की फॉर्म में रख करके फिर बाद में उस एटीपी का इस्तेमाल जो है हम कहीं भी कर लेंगे। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर में ऑक्सीजन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है CO2, पानी और एनर्जी। जो ऊपर रिएक्शन जो बनाई हुई है वो यही लाइन है।
कंबशन के लिए इसलिए कहा जाता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो कागज़ का जलना और अब हमारे शरीर के अंदर में ग्लूकोज का जलना दोनों सेम रिएक्शन है, बस अंतर इतना है कि बाहर कागज़ जब जलता है तो वो एक ही स्टेप में जल जाएगा, और जो हमारे शरीर के अंदर में शुगर जलती है तो वो कई सारे स्टेप्स में हम जलवाते हैं। भाई दुनिया में जब हम आए थे तो जब पहली लिविंग चीज़ें इस दुनिया में मौजूद थी तो वहाँ पर ऑक्सीजन था नहीं। ऑक्सीजन आया है बहुत बाद में, जब साइनोबैक्टीरिया और छोटे छोटे एल्गे वगैरह जो थे वो जब इन्होंने फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया तब जाकर के एटमॉस्फेयर के अंदर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो जाकर के बढ़ी है। तो जो शुरुआती ऑर्गेनिज्म थे वो बगैर ऑक्सीजन के ही काम चला रहे थे, तो इसलिए ऑक्सीजन की इस्तेमाल और न इस्तेमाल, गैर इस्तेमाल के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जा सकता है। ऑर्गेनिज्म या तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे तो एरोबिक हैं, और ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एनारोबिक हैं। और एरोबिक के अंदर में भी दो होते हैं, फैकल्टेटिव ऑब्लिगेटिव। एनारोबिक के अंदर में भी दो होते हैं, फैकल्टेटिव ऑब्लिगेटिव। भाई एरोबिक है मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है लेकिन वो ज़रूरत इतनी ज़रूरतमंद नहीं है वो ज़रूरत है लेकिन ज़रूरत इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है। और ऑब्लिगेट एरोबिक कौन होते हैं? वो होते हैं भैया ऑक्सीजन चाहिए तो चाहिए, हम मर जाएंगे वरना हम। तो ये होते हैं ऑब्लिगेट एरोब, जिनको ऑक्सीजन चाहिए वरना मर जाते हैं। और होते ऑब्लिगेट एनारोब कौन है? भैया इनको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति अनिवार्य है, कि अगर ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, अगर हुई तो मर जाएंगे। और ये ऐसे ही फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं जिनको कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति चाहिए लेकिन अगर मरेंगे नहीं, काम चला लेंगे, थोड़ा धीरे काम कर लेंगे लेकिन मरेंगे नहीं, लेकिन बढ़िया रहेगा अगर ऑक्सीजन न हो तो। इनको बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। पहला स्टेप हम करने जा रहे हैं अपने पूरे के पूरे किसका जो चेन है, ग्लाइकोलाइसिस, टीसी साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसका जो पहला स्टेप है वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर में हम क्या करते हैं भैया, बगैर गुरु ऑक्सीजन बाहर से नहीं आ रहा है लेकिन इसके अंदर में ऑक्सीडेशन होता है। देखिए भाई ऑक्सीजन का चिपकना भी ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होगा वो हाइड्रोजन के निकलने की वजह से होगा। तो ओके, तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो आपका क्या है, एनारोबिक प्रोसेस है। पहली बात तो ये कि एनारोबिक प्रोसेस है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं लग रही है इसमें। जितने भी एनारोबिक ऑर्गेनिज्म भी हैं उनके अंदर में भी ग्लाइकोलिसिस तो हो ही रहा है ना। तो एक तरीके से कौन सा प्रोसेस हो गया, ये एनारोबिक प्रोसेस हो गया। अगले पे चलते हैं। ग्लाइकोलिसिस में आप ये देखेंगे, देखिए भाई प्लांट के अंदर में फोटोसिंथेसिस से आप जानते हैं कि क्या बन जाता है, सुक्रोज बन जाता है जो ट्रैवल करता है। तो ट्रैवल करने के बाद आप जानते हैं कि ट्रैवल करने के बाद उसको आप फिर से तोड़ेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। मान लीजिए आपके पास ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को आप क्या करेंगे, अल्टीमेटली 2 पायरुविक एसिड में आपको बदलना है। तो ये है वो रिएक्शन, आइए ज़रा ध्यान दें। ग्लाइको शुगर लाइसिस तोड़ना। 3 साइंटिस्ट थे, गुस्ताव मेहरनहोफ, पार्नास, जो भी इनकी प्रोनाउंसिएशन होती हो EMP पाथवे कहा जाता है इनको। देखिए एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर में यही प्रोसेस है जो उनको एनर्जी दे रहा है। तो असल में ग्लाइकोलिसिस कैसा प्रोसेस है, एनारोबिक ही प्रोसेस है। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, हम जानते हैं। पार्शियल ऑक्सीडेशन है क्योंकि इसके अंदर में बाहर से ऑक्सीजन चिपका नहीं रहे हैं लेकिन हम इसके अंदर में हाइड्रोजन को निकलवा ज़रूर रहे हैं। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड विच इज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यही है, देख लिया हमने, यहीं से देख लिया कि सुक्रोज को आप कैसे तोड़वाएंगे और अल्टीमेटली पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कराएंगे। ये अगर आपको दिमाग में रखना हो तो ये इमेज आपके दिमाग में होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रा दिमाग में रखेंगे कि भाई सबसे पहले आपका साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज चेंज हो रहा है पायरुविक एसिड में, जिसको आप ग्लाइकोलिसिस कह देते हैं। इसके अंदर में से भी NADH बनता है तो वो आपका राइट साइड में चला जाएगा। यहाँ से ATP भी बनता है। अब ये जो पायरुविक एसिड है वो आपका कहाँ एंट्री लेगा, इनडायरेक्टली। अभी देखेंगे इसमें एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा, फिर ये एंट्री लेगा और फिर ये जाएगा सिट्रिक एसिड साइकिल में। सिट्रिक एसिड साइकिल घूमेगी, वहाँ से ATP भी बनेगा और वहाँ से NADH और FADH2 भी बनेगा। यहाँ का NADH, यहाँ का NADH, यहाँ का FADH, ये सारी चीज़ें जाएंगी अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में। और वहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की वजह से, केमियोस्मोसिस की वजह से बहुत सारा ATP देखने को मिलेगा। तो ये है इस चैप्टर का पूरा खाका। और फिर आ जाता है दोस्त आपका ग्लाइकोलिसिस का पूरा प्रोसेस। आपको NCERT में बस मतलब नाम दिए हुए हैं, मैं थोड़ी सी इमेज दिखा देता हूँ, कोशिश करूँगा कि थोड़ा थोड़ा याद कराता चलूँ साथ में, लेकिन वो अल्टीमेटली आपके ऊपर ही है कि आपको किस तरीके से ये याद करना है, कि क्योंकि सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इमेज से हो सकता है भाई ये पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन थोड़ा सा अच्छा रहेगा। देखो सुनो ज़रा क्या कर रहे हैं।
देखो भाई क्या है कि पहली बात तो है कि 10 स्टेप हैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर में और 10 एंजाइम हैं। तो ये देखो हेक्सोकाइनेज, फॉस्फो ग्लूकोआइसोमरेज, ये 10 के 10 एंजाइम हैं, 10 स्टेप हैं, 10 एंजाइम हैं। ग्लूकोज है तुम्हारे पास, ग्लूकोज के छठे कार्बन पे फॉस्फेट लगा दिया, ग्लूकोज के छठे कार्बन पे फॉस्फेट लगा दिया, बोल गया ग्लूकोज छठे कार्बन पे फॉस्फेट, ठीक है। अब तुम्हारे पास अब क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब तुमने क्या किया, इस ग्लूकोज को आइसोमर बना दिया। ग्लूकोज का आइसोमर क्या होता है, फ्रक्टोज। तो एंजाइम क्या इस्तेमाल हो गया, आइसोमरेज। आइसोमरेज एंजाइम ले लिया तुमने, क्या करा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल दिया। इसकी रिंग चेंज हो गई, 6 की रिंग से 5 की रिंग बन गई। अच्छा, अब तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, जिसके फ्रक्टोज है जिसके छठे कार्बन पे फॉस्फेट है। तुमने फिर से एक और एटीपी का इस्तेमाल किया। पहले यहाँ एटीपी का इस्तेमाल हुआ जिससे तुमने फॉस्फेट यहाँ चिपकाया था, एक और एटीपी का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से तुमने यहाँ पर क्या करोगे, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज क्या है तुम्हारा, यहाँ पर तुमने इसके पहले कार्बन पे भी फॉस्फेट लगा दिया, तुमने इसके छठे कार्बन पे भी फॉस्फेट लगा दिया। तो अल्टीमेटली क्या बन गया, फ्रक्टोज पहले कार्बन पे भी छठे कार्बन पे भी बाई बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 16 बिस फॉस्फेट। अब क्या करोगे तुम, फ्रक्टोज बिस फॉस्फेट को ऐसे बीच में से चाकू मार दोगे। बीच में से तुमने चाकू जब मारोगे तो एक एल्डिहाइड बनेगा और एक कीटोन बनेगा। तो यहाँ देखो कि ये कीटोन है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, और ये एल्डिहाइड है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड है, तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट भी लगा हुआ है, और ये डाइहाइड्रोक्सी मतलब 2 OH ग्रुप हैं इसके अंदर में, और एसीटोन फॉस्फेट। तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा फॉस्फेट लगा हुआ है। अगले पे चलते हैं। अगला है तुम्हारा, क्या करोगे तुम, यहाँ पर एक और एंजाइम का इस्तेमाल करोगे तुम, एसीटोन को एसिटल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करवा दो। तो तुम्हारे पास अब आ जाएंगे 2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे तुम्हारे पास, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल आ गए। ग्लिसरल्डी 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल जब तुम्हारे पास आएंगे तो तुम इसमें से अब हाइड्रोजन छीनोगे। हाइड्रोजन को छीनने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, NAD+ की। NAD+ आएगा और NADH बन जाएगा। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि ये स्टेप 2 बार होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं तो इनको आपस में बदलेंगे तो 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे ना मेरे पास। तो मेरे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल हैं, इसलिए 2 NADH बन रहे हैं। अब यहाँ पर मेरे पास क्या दिख जाएगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट कि यहाँ पर अब मेरे पास यहाँ पर भी फॉस्फेट लगा हुआ है और यहाँ पर भी फॉस्फेट लगा हुआ है। आइए ज़रा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से फिर आप ATP निकलवाएंगे। ये 1 2 यहाँ से, और फिर मतलब 2 स्टेप में निकलेगा, अभी एक ही निकलवा रहे हैं। तो एक फॉस्फेट निकलवा लिया, एक फॉस्फेट को छोड़ दिया, तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फो, मतलब तीसरे कार्बन पे जो फॉस्फोरस है उसको दूसरे कार्बन पे ले आएंगे। बस तीसरे कार्बन पे था, 1 2 3 तीसरे कार्बन पे था, तो वहाँ से दूसरे कार्बन पे ले आए, तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट से जो है फॉस्फोइनॉल इनोलेज लेकर के फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनवा लेंगे, और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से उसका ATP छीन लेंगे, और अल्टीमेटली फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का फॉस्फो जब निकल जाएगा तो वो पायरुवेट बचेगा। तो ये रहा वो पायरुवेट। तो पायरुविक एसिड तो हमने बनवा लिया। तो NCERT कह रही है भाई देखो ऐसा है कि 3 तरीके हैं मोटा माटी जिससे तुम पायरुविक एसिड को हैंडल कर सकते हो, या तो लैक्टिक एसिड का हो जाएगा, या अल्कोहल बन जाएगा, या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाएगा। तो 3 तरीके से पायरुविक एसिड जो है इधर उधर जा सकता है। यहाँ देखो ज़रा कि मेरा ग्लूकोज था, ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिए पायरुविक एसिड बना था। अच्छा 1 सेकेंड रुकना, अब ठीक है। हाँ तो ग्लूकोज से तुमने ग्लाइकोलाइसिस के जरिए पायरुविक एसिड बनाया था। पायरुविक एसिड जो है वो या तो लैक्टिक एसिड, या तो अल्कोहल, या तो एरोबिक रेस्पिरेशन, इन तीनों में कन्वर्ट किया जा सकता है। लैक्टिक एसिड में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अल्कोहल फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एरोबिक वाले में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। लैक्टिक एसिड हमारे शरीर के अंदर में जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो लैक्टिक एसिड बनेगा, हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन मिलेगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। यीस्ट के अंदर में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाता है, ये दिया हुआ है यहाँ पर। फर्मेंटेशन वाला जो प्रोसेस है, फर्मेंटेशन के अंदर में भैया अभी तुम्हारे को एनारोबिक कंडीशन हो गई है, तो पायरुविक एसिड से तुम अल्टीमेटली CO2 और इथेनॉल भी बनवा सकते हो। एंजाइम इस्तेमाल होगा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। अदर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड या फ्रॉम पायरुविक एसिड।
तो हमारे शरीर के अंदर में भी लैक्टेट बन जाता है जब ऑक्सीजन नहीं होती है तब, और लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें भी लैक्टिक एसिड बन जाता है। हमारे शरीर के अंदर में जब मसल के अंदर में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज से भी हम लैक्टिक एसिड बना देते हैं। द रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्या है, मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो एटीपी नहीं है, मतलब यहाँ पर मोटा माटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है NAD+ का बनाया जाना। कहाँ से दिखाया जाए, हाँ यहाँ देखो, हाँ यही है। ये क्या है तुम्हारा, अच्छा ये नहीं है इसको हटा देते हैं, ऊपर से ही डिस्कस करते हैं यहाँ वाले प्रोसेस से, कि तुमने ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना तो दिया, लेकिन पायरुविक एसिड जब तुम बना दोगे तो तुम लैक्टिक एसिड भी बना सकते हो या फिर तुम पायरुविक एसिड से इथेनॉल बना सकते हो। लेकिन अगर तुम दोनों ही स्टेप में देखो तो NADH अंदर जा रहा है, NAD+ बाहर आ रहा है, NADH अंदर जा रहा है, NAD+ बाहर आ रहा है। तीसरा क्या है कि तीसरा जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तब ये TCA साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर में चला जाएगा। तो बस रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो कि आपका इसका खुद का तो ऑक्सीडेशन, वो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है और पायरुविक एसिड का रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर इसलिए इसको बोल रहे हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट जो है NADH है, जो कि NAD+ में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड अल्कोहल जो है 7% ऑफ द एनर्जी इज रिलीज। भाई देखो, सही मायने में सबसे ज़्यादा एनर्जी तो तब रिलीज़ होगी जब ये TCA साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा, लेकिन अब ऑक्सीजन नहीं है तो क्या करें, जितनी ऑक्सीजन जितना है सामान उससे काम चलाना पड़ेगा, तो मात्र 7% एनर्जी रिलीज़ होती है। और द प्रोसेस इज़ ऑल्सो हैज़ार्डस, कि हमारे शरीर के अंदर में जो लैक्टिक एसिड है उसको वापस से आपको हटाना पड़ता है शरीर से, वरना अगर ज़्यादा शरीर के अंदर में लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने लगेगा तो हमारे लिए गलत बात हो जाएगी। अब ATP कितना प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, तो भैया ग्लूकोज के अंदर में हमने देखा था कि 2 ATP अंदर जा रहे थे, 4 ATP बाहर आ रहे थे, टोटल नेट 2 ATP का निर्माण हो रहा था। व्हेन वुड बी द मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन बेवरेज नेचुरली फर्मेंटेड। आप जानते हैं कि जब 13% भाई यीस्ट के अंदर में इथेनॉल बन रहा है, इथेनॉल की जो कंसनट्रेशन है जब वो 13% पहुँच जाए तो यीस्ट मरने लगेगा, इसलिए आप ज़्यादातर वाइन या बियर के अंदर में 8% जो है वो अल्कोहल देखते हैं। अच्छा, वो कौन सा प्रोसेस है जब आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा, वो हम अब आगे पढ़ेंगे, TCA साइकिल वगैरह वाला। अब आ जाते हैं, तो आप ये समझ लो कि आपके पास क्या चीज़ आ चुकी है, आपके पास आ चुका है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड को हम क्या करते हैं, पायरुविक एसिड को हम कन्वर्ट कराते हैं, किस में कन्वर्ट कराते हैं, यहाँ देखिएगा ज़रा, कि पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कराया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A में। एसिटाइल कोएंजाइम A में चेंज करवाते वक्त यहाँ देखिए 3 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन में से 1 कार्बन को जब आप निकलवा देंगे तो CO2 रिलीज़ हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर जितने हाइड्रोजन है उतने हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, मतलब कि हाइड्रोजन की कमी है, और हाइड्रोजन को कौन लेकर के जाएगा, हाइड्रोजन को लेकर के जाएगा NAD से NADH में कन्वर्ट करा देंगे, और इसके अंदर में कोएंजाइम A चिपकवाया जाता है, इसलिए ये अल्टीमेटली एसिटाइल कोएंजाइम A बन जाता है। तो पायरुविक एसिड से हम बना रहे हैं एसिटाइल कोएंजाइम A, जो कि ज़रूरी है TCA, क्योंकि TCA साइकिल में जो चीज़ एंट्री लेगी वो एसिटाइल कोएंजाइम A है। तो वही इस वाले पैराग्राफ में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर में स्टेप वाइज मैनर में और अल्टीमेटली ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके आप एनर्जी को निकलवाते हैं, और इसी प्रोसेस को आप एरोबिक रेस्पिरेशन कह देते हैं। और इसके अंदर में कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का हो रहा है ऑब्वियसली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा। फाइनली CO2 और वाटर बनेगा और बहुत सारी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। अब आ जाते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन वाले पे। पायरुवेट जो है उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जाना होगा, और अभी हमने ऊपर देखा किस तरीके से एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा। ये वाली लाइन कह रही है कि भैया सिट्रिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A बनने के बाद सिट्रिक एसिड साइकिल में उसको ले जाया जाएगा, और ये वाला लाइन कह रही है कि भैया सिट्रिक एसिड साइकिल के बाद उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ले जा करके खूब सारी एनर्जी बाहर निकलवा लेंगे। TCA साइकिल, भाई जो TCA साइकिल है भाई कौन सी चीज़ कहाँ हो रही है, ग्लाइकोलिसिस तो हो रही है साइटोप्लाज्म में, फिर वहाँ से TCA साइकिल होगी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में।
अब यहाँ पर ये इस वाले पैराग्राफ में बता रहा है कि ये वाले पैराग्राफ में बता रहा है ये वाली रिएक्शन जो हमने ऊपर अभी अभी पढ़ी है कि पायरुविक एसिड को आप कोएंजाइम ए और NAD प्लस करके एसिटाइल कोएंजाइम ए CO2 और NADH में कन्वर्ट कर लेंगे। हमने बोला था कि 3 कार्बन का पायरुविक एसिड, 2 कार्बन का एसिटाइल, तो CO2 रिलीज़ होगा ही होगा। इस पे से खूब सारे हाइड्रोजन को उठवाना है तो NAD का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन को भी उठवा लेंगे। जो एंजाइम का इस्तेमाल हो रहा है वो है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, जिसमें सेंट्रल एटम मैग्नीशियम का है। तो यहाँ पर देखिए कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH आर प्रोड्यूस्ड और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, क्योंकि आप जानते हैं ना कि ऊपर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना था ना, तो जो भी चल रहा है सब डबल में ही चलेगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर्स अ साइक्लिक पाथवे, TCA साइकिल, कि भैया अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो हमारे TCA साइकिल में घुसेगा और अल्टीमेटली जो हमने ऊपर देखा था ये वाली जो रिएक्शन थी, ये जो आपको याद रखने की, ग्लाइकोलाइसिस कर लिया, यहाँ से ATP बना था, NADH बना था, रख लो हाथ में। फिर पायरुविक एसिड को हमने किस में कन्वर्ट करा लिया, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम ए TCA साइकिल में घुसेगा। या अब ये करेंगे, TCA साइकिल करेंगे हम, ठीक है। तो TCA साइकिल का मेन आइडिया ये है दोस्त कि तुम्हारे पास एक प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए को घुमा फिरा करके कैसे भी करके उसमें से जितने हो सके हाइड्रोजन निकलवा लो। ये मेन आइडिया है TCA साइकिल का। तो TCA साइकिल के अंदर में हम क्या देखेंगे कि भाई कौन सी चीज़, पूरी की पूरी साइकिल है पहली बात तो ये, और इसके अंदर में खूब सारी चीज़ें बनेंगी भी। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम कि एसिटाइल कोएंजाइम ए में आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मिलेगा, सिट्रेट बनेगा, यही लिखा हुआ भैया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, और आगे चलता जाएगा। मतलब पॉइंट है कि कुछ नहीं है, यही पूरी की पूरी चक्रव्यूह तुम्हें याद करना है। सबसे पहले ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, यहाँ से 4 कार्बन इसमें है, 2 कार्बन ऊपर से आ रहे हैं, तो टोटल 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, सिट्रेट बन गया। सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनवा लो। अब हाइड्रोजन छीनो। दो मैंने बोला क्या काम करवाना है, मेन काम है हाइड्रोजन छीनो। तो यहाँ देखो, यहाँ से NAD प्लस से NADH बनवा दिया, यहाँ से फिर करो आगे चलो, अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड बना मेरा, अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड से फिर दोबारा से हाइड्रोजन छीन लो। ये थोड़ा हो सकता है तुम्हारे लिए एक कदम ज़्यादा हो जाए, तो तुम बस अपने NCERT वाला याद कर लो। तो ये NCERT में हमें पता है पायरुविक एसिड में 3 कार्बन थे, वहाँ से मैंने बनाया एसिटाइल कोएंजाइम ए, NADH निकला, CO2 निकला, ये 2 कार्बन का है, फिर ये 4 कार्बन का है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये आसान है ना, ये वाला ज़्यादा, ये आसान है, ये वाला कर लेना। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मतलब 6 कार्बन, फिर सिट्रिक एसिड में से तुमने CO2 निकलवा दिया और हाइड्रोजन निकलवा दिए, अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड 5 कार्बन, फिर उसमें से तुमने CO2 निकलवा दिया, हाइड्रोजन निकलवा दिए, GTP निकलवा दिया 4 कार्बन, फिर इसमें से तुमने FADH2 निकलवा दिए। NADH निकलवा रहे हो चाहे FADH2 निकलवा रहे हो, दोनों ही केसेस के अंदर में तुम हाइड्रोजन निकलवा रहे हो, बस ये याद रखो। तो तुमने खूब सारा NADH, खूब सारा FADH2, और जहाँ CO2 निकल सकता था वहाँ CO2, और GTP ATP जहाँ बन सकता था वो बनवा दिया है। अब ये साइकिल तुम्हें खुद ब खुद ध्यान रखनी पड़ेगी, बना करके बार बार। और वही चीज़ जो है वो राइट साइड में लिखी हुई है, तो उसको बार बार 2 बार पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। अगला है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इससे पहले कि मैं तुम्हें ये लाइनें पढ़वाऊँ, उससे पहले ज़्यादा अच्छा है कि तुम ये सीख लो कि हो क्या रहा है, कहाँ हो रहा है। मैं अपने लेवल पे तुम्हें समझा देता हूँ, फिर बाद में लड़ते रहना, जो भी करना है करते रहना। हाँ तो हाँ ये देखो भाई कि तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में बाहर की मेम्ब्रेन होती है, एक अंदर की मेम्ब्रेन होती है। तो जो अंदर की मेम्ब्रेन है वहाँ पर कुछ प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस लगे हुए हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस लगे हुए हैं। और हो क्या रहा है कि तुम्हारा जो यहाँ पर था मैट्रिक्स था, यहाँ पर तुम्हारा TCA साइकिल चल रही थी, यहाँ पर तुम्हारी TCA साइकिल चल रही थी। TCA साइकिल ने तुम्हारा क्या क्या बनाया है, तुम्हारा NADH और FADH2 बनाया है। तो NADH और FADH2 का इस्तेमाल किया जाएगा किसमें, ATP बनवाने के लिए। कैसे कि भैया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 ऐसे लगे होंगे। जब आप इन्हें NADH या FADH2 देंगे तो ये अंदर से हाइड्रोजन बाहर की तरफ फेंकेंगे। जब आप इन्हें NADH या FADH2 देंगे तो ये अंदर से हाइड्रोजन बाहर की तरफ फेंकेंगे, और हाइड्रोजन जब बाहर की तरफ फेंकेंगे तो हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा यहाँ इकट्ठा होता चला जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। यही हाइड्रोजन चलता हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर 5, जिसको ATP सिंथेज भी कहते हैं, उससे अंदर आएगा।
जब ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ हाइड्रोजन आएगा तो एनर्जी लूज़ करेगा और उसी ही एनर्जी का इस्तेमाल करके एटीपी बनवा दिया जाएगा। तो आपने NADH में जो एनर्जी समाहित थी वो एनर्जी को एटीपी बनवाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। ये लेवल नंबर 1, ठीक है। अब क्या हो रहा है ये तो इस वाली इमेज पे बाद में आएंगे। तो मैंने बताया था कि यहाँ इस पे आ जाइए। तो ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आपका कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, इस तरीके से 4 कॉम्प्लेक्सेस लगे हुए हैं और ये कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो आपके अल्टीमेटली हेल्प करेंगे। तो चलो तुम्हें याद कराने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये है सिट्रिक एसिड साइकिल, जो कि तुम अभी कर ही चुके हो कि सिट्रिक एसिड साइकिल ये इतनी डिटेल वाली नहीं करनी है, जो NCERT के लेवल पे है वो करनी है। लेकिन तुम्हें ये पता चल गया होगा कि हाँ भाई साहब NADH और FADH2 ये चीज़ें बनेंगी। और चूँकि TCA साइकिल कहाँ हो रही है, TCA साइकिल हो रही है इन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के भी अंदर हो रही है, यहाँ हो रही है। और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे तुम क्या देखोगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ऐसे लगा हुआ है। और कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पे तुम क्या करोगे, जो है तुमने NADH बनाया है वो तुम दोगे अच्छा तो वही वाला याद कर लेते हैं। ये मान लो कि तुम बैंक गए हो भाई, तुम्हारे पास ATP है। ATP होता है कैश, कोई भी ले लेगा। और NADH क्या होता है, NADH होता है चेक। और FADH2 होता है डिमांड ड्राफ्ट। तो पेमेंट तीनों से की जा सकती है, लेकिन रिक्शा वाला चेक तो नहीं लेने वाला है ना, तो रिक्शे वाला तो चेक नहीं लेगा, तो रिक्शे वाला लेगा केवल और केवल ATP। तो ATP तो कोई भी ले लेता है, तो चेक कैश जो है वो कोई भी ले लेगा, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट और चेक जो है वो हर बंदा नहीं लेगा। तो फिर तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, बैंक जाओगे और बैंक में जाकर के खिड़कियाँ होंगी और खिड़कियों पे पहली खिड़की पे जाओगे तुम, तो पहली खिड़की को दोनों दे दोगे, बोलेगे भाई मैडम जी ये लो NADH भी और ये FADH2 भी है मेरे पास, इसका ATP कर दो। तो बोलेगा कि ये NADH तो दे दो मेरे को, ये जो FADH2 है ना ये दूसरी खिड़की वाले लेते हैं, तो तुम दूसरी खिड़की पे दे देना। बोले ओके। तो फिर तुम पहली खिड़की पे गए, NADH तुमने दे दिया। NADH से उसने क्या किया, भाई क्या करते हैं भाई, जब भी तुम कुछ पर्ची वर्ची भर के देते हो तो वो आधी पर्ची खुद रख लेते हैं, आधी पर्ची तुम्हें ऐसे दे देते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, तो NADH तोड़ा, NADH तोड़ेंगे तो क्या क्या बनेगा, 3 चीज़ें बनेंगी, इलेक्ट्रॉन, H+ आयन और NAD+। तो देखो NADH तोड़ा तो इलेक्ट्रॉन बना, H+ आयन बना। जो H+ आयन बना उसका इस्तेमाल कर लिया, उसको बाहर फेंक दिया, मतलब कि उसको कहाँ, ये याद रखना, ये इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, ये अंदर वाला मैट्रिक्स है ये। तो ठीक है, तो यहाँ से मैंने NADH तोड़ा, NADH तोड़ करके NAD+ बना और H+ आयन को मैंने बाहर फेंक दिया। बगल वाली खिड़की पे गया मैं, बगल वाली खिड़की पे उसने FADH2 ले लिया मेरे से, FADH2 लेकर के फिर उसने FAD+ और H+ आयन बनेगा, लेकिन इसने हाइड्रोजन को अंदर की तरफ नहीं फेंका, इसने केवल इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ा दिया। आपका इलेक्ट्रॉन आगे चलता गया, इलेक्ट्रॉन को अल्टीमेटली पहुंचाया गया, यूबिक्विनॉन होता है एक, यूबिक्विनॉन जो है वो प्यून है, वो खिड़की नंबर 1 और खिड़की नंबर 2 दोनों से इलेक्ट्रॉन ले करके, कौन, प्यून, यूबिक्विनॉन जो है वो ले करके इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास चला जाएगा। ये है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है जो डबल वेरीफाई करते हैं। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास पहुंचेगा ये और H+ आयन को इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में भेज देगा। फिर वहाँ से साइटोक्रोम C के पास जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है, फिर साइटोक्रोम C से अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 भी हाइड्रोजन को निकाल करके बाहर की तरफ फेंक देगा। और फिर जो इलेक्ट्रॉन है उसको अल्टीमेटली कौन एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन और H+ आयन, तीनों मिला करके आपका क्या बन जाते हैं, H2O बन जाते हैं। तो ये रही जर्नी, ठीक है। और जो H+ आयन इकट्ठे हुए हैं इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, वो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है ATP सिंथेज, उसके ज़रिए अंदर की तरफ आते हैं वापस। जब अंदर की तरफ आते हैं तो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं ADP से ATP बनाने के लिए। अब इसको यहाँ अब एक कदम और आगे चलते हैं, NCERT याद कराने की कोशिश करता हूँ। तो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, फिर यूबिक्विनॉन है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 साइटोक्रोम और कॉम्प्लेक्स नंबर 4। तो याद करो कि NADH जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पर गया था, उसने अपना इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनॉन को दे दिया है। और FADH2 गया था कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पर, उसने भी अपना इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनॉन को दे दिया है। यूबिक्विनॉन दोनों से इलेक्ट्रॉन लेके कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पे जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा साइटोक्रोम C को।
और साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में क्या काम चल रहा है वो देख लेते हैं डिटेल में। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है मुझे FMN, फ्लेविन जमा एडेनिन जमा 2 फॉस्फेट को मिला करके बोलते हैं फ्लेविन मोनोफॉस्फेट, FMN। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, 1 का दूसरा नाम होता है मोनो, तो यहाँ से तुम्हें याद रखना है कि FMN से FES यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के अंदर में FMN से FES इलेक्ट्रॉन जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, FAD से FES। अल्टीमेटली जाना FES को ही है इलेक्ट्रॉन, FES को ही इलेक्ट्रॉन। यहाँ फिर मोनो वाला था FMN से चला गया। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इज इक्वल टू फ्लेविन मोनो फॉस्फेट। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है FAD, तो मेरा FAD से FADH2 से FAD और FAD से FES ऐसे चला जाएगा इसके अंदर में, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के अंदर में। कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के अंदर में 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, साइटोक्रोम B, FES और साइटोक्रोम C। अगर तुम ध्यान से देखो तो FES कॉम्प्लेक्स नंबर 1 अल्टीमेट कोई भी चीज़ होगी वो FES को दे देगी, FMN FES को दे दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 कोई भी चीज़ होगी FES को दे देगी, FAD से FES चला गया। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 कोई भी चीज़ होगी FES को दे देगी। तीनों एक ही बात कॉमन है, अल्टीमेटली FES को ही जा रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में FMN से क्योंकि मोनो है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में FAD से, तो डाई वाला हो जाएगा FAD, और कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में साइटोक्रोम B से। और 3 चीज़ें हैं इसमें, साइटोक्रोम B से FES और FES से साइटोक्रोम C1। ये सब एनसीईआरटी की लाइन है गुरु, हल्का सा भी हल्के में मत आंकना। अच्छा, कॉम्प्लेक्स फिर साइटोक्रोम B से FES का, फिर वहाँ से साइटोक्रोम C1 पे चला गया था। अब वहाँ से कहाँ भेज दिया जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में क्या चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 FMN, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 FAD, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 चीज़ें साइटोक्रोम B, FES और साइटोक्रोम C1। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में 4 चीज़ें हैं, क्या है, कॉपर CuA, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, कॉपर B। तो आइए ज़रा, तो अल्टीमेटली तो तुम्हें क्या करना है कि अल्टीमेटली तुम्हें जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉपर के पास पहुंचाना है। देखो 4 के अंदर में C और U छुपा बैठा है, कार्बन C। तो ये याद रखना है कि भैया ऊपर में इलेक्ट्रॉन से जब कैच खेल रहे तो हर जगह आयरन था, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 आयरन था, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 आयरन था, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 आयरन था, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 आयरन था, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 तक तो आयरन था। इलेक्ट्रॉन से कैच खेलने के लिए आयरन का इस्तेमाल कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 कैच खेलने के लिए कॉपर का इस्तेमाल करता है, तो कॉपर, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, फिर कॉपर B। ओके, तो ये देखो, ये FAD का स्ट्रक्चर है, ये FMN का स्ट्रक्चर है, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, तो डाई है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में है, मोनो है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में है। तो अभी तक जितनी भी चीज़ें सीखी हैं वो सारी की सारी दोबारा से ये वाले डायग्राम में ख़त्म करके बता रहा हूँ। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 1। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर 3 हो, ठीक है। पहले तो बात, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 यहाँ है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 2 यहाँ है, फिर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर 3 दिया हुआ है, और गलत नहीं दिया हुआ है, मतलब मेम्ब्रेन में है। ये तो 2 डायमेंशनल है, मेम्ब्रेन 3D होती है। तो अब तुम हर किसी में देख लो, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में देख लो तो भी उस X से FES पे गया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में देख लो X से FES पे गया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में देख लो X से FES पे गया हुआ है। तो FES पे तो जा रहा है। पहले वाले में क्या है, FMN है क्योंकि मोनो है कॉम्प्लेक्स नंबर 1, और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में FAD है क्योंकि डाई है। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के अंदर में 3 चीज़ें मिलेंगी, कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम B, FES, साइटोक्रोम C1। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में 4 चीज़ें मिलेंगी, कॉपर A3, साइटोक्रोम A, कॉपर A, ये 4 चीज़ें मिलेंगी इसके अंदर में। तो आई होप, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से यूबिक्विनोन गया था, हमने देखा था। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से भी यूबिक्विनोन गया था, देखा था हमने। और यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 लेकर के गया था, तो बिल्कुल सही है कि यहाँ से भी यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स नंबर 3, यहाँ से भी यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स नंबर 3। और कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से गया था साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C से आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 जिसमें अंदर 4 चीज़ें हैं। इसने 4 हाइड्रोजन को बाहर फेंक दिया, इसने 4 हाइड्रोजन को बाहर फेंक दिया, इसने 2 हाइड्रोजन को बाहर फेंक दिया, ये कुछ नहीं फेंकता है कॉम्प्लेक्स नंबर 2।
और ये जो हाइड्रोजन इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आए हैं ये जाएंगे कहाँ, ये जाएंगे एटीपी सिंथेस पे और वहाँ पर एटीपी का सिंथेसिस कर देंगे। आई होप कि मैंने याद करा दिया, उसको बार बार देख लेना और याद कर लेना। तो ये दिखा रहा है कि जो एटीपी सिंथेस है उसके दो पार्ट हैं, F0 वाला, F1 वाला। तो F0 वाला जो है मेम्ब्रेन में होता है, F1 वाला बाहर की तरफ होता है। तो जब हाइड्रोजन ऐसे गुजरता है तो मोटर होती है असल में, और कुछ नहीं है। अगला है हमारा रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। देखो ऐसा है कि एनसीईआरटी कह रही है जो तुमने अभी पढ़ा है ना, गलत नहीं पढ़ा है, लेकिन वो बहुत ही छोटा हिस्सा है। उसके अंदर में हमने बहुत सारी चीज़ें जो है मानी थी, वो प्रैक्टिकली नहीं होता है। वो केवल हमने जो अभी तक तुम्हें पढ़ाया है ना, ग्लाइकोलिसिस, टीसी साइकिल, ये सारे के सारे जो प्रोसेस तुम्हें पढ़ाया गया, इसके अंदर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें अज्यूम की थी, कई सारे अजम्पशंस लिए हुए थे, और इसलिए ये एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है। तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। अभी देखते हैं वो क्या क्या बोल रहा है। तो पहला पॉइंट कि तुमको लग रहा होगा कि पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, फिर टीसीए साइकिल होता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पहले ये होगा फिर। भाई सारे पाथवे, जितने भी लाखों पाथवे एक सेल के अंदर में है, वो सारे के सारे पाथवे साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। अगला स्टेप, अगला जो चीज़ बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि देखिए भाई कि चेक कैन बी कन्वर्टेड टू कैश, है ना। दूसरा जो स्टेप है वो आपको, तो हमने डिस्कस किया था कि एटीपी जो है वो कैश था, लेकिन एनएडीएच जो है चेक है। तो चेक जो है वो आपको हम ये अज्यूम करते हैं कि सारे के सारे चेक जो हैं कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, एनएडीएच के और भी इस्तेमाल हैं सेल के अंदर में। तो ये भी बात थियोरेटिकल हो गई। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि लेट अस कंसिडर एज ईच मॉलिक्यूल इज़ नॉट बाउंड टू वन पर्टिकुलर पाथवे। कि हम उम्मीद करते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस से एनएडीएच बना है वही एनएडीएच जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और वही जो एफईडीएच2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो एफईडीएच2 टीसी साइकिल में बना है वही आगे जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें ऐसी बुरे तरीके से इंटरमिंगल्ड हो ही रखती हैं। अगला, ऑल्दो ऑलमोस्ट एवरीथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू समथिंग यूजफुल दैट गिव्स एनर्जी। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि कोई बाउंडिंग नहीं है कि ओनली ग्लूकोज इज़ बीइंग रेस्पायर्ड। ऐसा नहीं है, हमको ग्लूकोज नहीं है भाई, तुम ग्लूकोज के अलावा फैट, अमाइनो एसिड, 10 तरीके की और चीज़ें हैं जिनको तुम इस्तेमाल करके एनर्जी निकलवा सकते हो। और यहाँ बोल रहे हैं कि और पाथवे वर्क साइमल्टेनियसली, अभी डिस्कस किया। ज़रूरी नहीं है कि एक पाथवे के बाद ही दूसरा पाथवे होगा। सबस्ट्रेट एंटर इनटू पाथवे आर विड्रॉन। भाई कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ पाथवे के अंदर में घुसी है तो पूरी की पूरी साइकिल पूरी करके ही निकलेगा। वो भैया निकल गया कहीं और चला गया। तो इसलिए एनसीईआरटी ने कैलकुलेट करके बोला हुआ, एनसीईआरटी के मुताबिक 38 एटीपी बनते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर में। अगला, फर्मेंटेशन आप जानते हैं कि पार्शियल ब्रेकडाउन है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, जिसके अंदर में, क्योंकि ये भी तो है कि भैया फर्मेंटेशन के अंदर में ऐसे भी स्टेप हैं जिसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। तो ओके, वे तो नॉर्मल है। अगला, अगली लाइन क्या कह रही है कि डिफरेंस इज़ ह्यूज इन एटीपी प्रोडक्शन। कि भैया जो ऊपर भी हमने पढ़ा था ना कि भाई तुम्हारे खाली 2 एटीपी बन रहे हैं या 4 एटीपी बन रहे हैं, 2 एटीपी नेट बन रहे हैं अगर तुम ग्लाइकोलिसिस कराते हो, लेकिन तुम अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पूरा कराते हो तो तुम्हारे 38 एटीपी बन रहे हैं। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। सो एनएडी कैन कीप कॉन्टिन्यू। अच्छा, ये बोल रहा है कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर में भैया जो तुमने ग्लाइकोलिसिस करने के बाद जो तुम्हारा एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो अगर तुम याद करो कि तुम 2 चीज़ें बना रहे थे, लैक्टिक एसिड बना रहे थे या फिर तुम बना रहे थे इथेनॉल, और दोनों के अंदर में तुम एक चीज़ जेनरेट कर रहे थे, वो चीज़ थी NAD+। तो NAD+ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि NAD+ क्योंकि भाई देखो ये समझ लो आसान भाषा में कि तुम्हारे फर्मेंटेशन के जो स्टेप हैं जिसमें इथेनॉल या लैक्टिक एसिड बन रहा है, उसमें मालूम है प्रोडक्ट इथेनॉल या लैक्टिक एसिड था ही नहीं, उसमें असल प्रोडक्ट है NAD+। क्योंकि जो इथेनॉल है या लैक्टिक एसिड है उसे तुम्हें फेंकना है, लेकिन जो NAD+ है वो तुरंत जाकर के ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू करवाएगा। तो असल में जो सबसे तुरंत ज़रूरी चीज़ है वो NAD+ है। एम्फीबॉलिक पाथवे का मतलब यहाँ पर बस ये बताने की कोशिश करेगा, देखो भाई ऐसा है कि हमने पढ़ा ज़रूर है ग्लूकोज को लेकर के, लेकिन सारी चीज़ें जो पूरे के पूरे रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। यहाँ बता रहा है
इट इज़ बेटर टू हैव अ कॉमन प्लेटफॉर्म आफ्टर अ कॉमन रिएक्शन टेक, मतलब ये यहाँ पर बता रहा है कि देखो भाई ये लॉजिकल है। ऐसा मत करो कि प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करके अलग पाथवे चल रहा है, फैट को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करके अलग पाथवे चल रहा है, शुगर को अलग पाथवे चल रहा है। ऐसा करो इन तीनों को ना एक जगह साथ में ले आओ और फिर उसके बाद एक ही पाथवे कंटिन्यू कर देंगे। और वो क्या है, प्रोटीन, फैट, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, सारे के सारे को एसिटाइल कोएंजाइम ए तक साथ में ले आओ, फिर आगे एक ही चीज़ कंटिन्यू कर देंगे। ये ही होता है। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि जो तुम्हारा फैट है, फैट दो तरीके का होता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। फैटी एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में एंट्री लेता है और ग्लिसरॉल जो है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड की फॉर्म में एंट्री लेता है। अमाइनो एसिड जो है उसमें से जब हम अमाइनो ग्रुप निकाल देते हैं उसके बाद वो क्रेब्स साइकिल में एंट्री ले सकता है और बन सकता है पायरुवेट या एसिटाइल कोएंजाइम ए। यहाँ पर पूरे के पूरे इस यहाँ पर उसने एक ही बात बताई है, बोल रहा है कि देखो तो ऐसा है कि सुनने में लग सकता है कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है क्योंकि चीज़ें कट रही हैं, टूट रही हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि तुमने जो प्रोसेस पढ़ा है वो पूरा कैटाबॉलिक का पढ़ा है, पर ऐसा है नहीं। कभी भी बीच रास्ते में किसी ऑर्गेनिज्म को फैटी एसिड की अगर ज़रूरत पड़ गई तो वो जो कैटाबॉलिक पाथवे है उसी में से लेकर के फैटी एसिड बनाने लगेगा। मतलब कि जब मर्जी चाहे कैटाबॉलिज्म चल रहा है और जब मर्जी चाहे एनाबॉलिज्म चल रहा है। और ये पूरा का पूरा इस तरीके से जो सारे पाथवे एक दूसरे से इंटरट्वाइंड हो जाते हैं उसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि वो एम्फीबॉलिक पाथवे है, केवल कैटाबॉलिक नहीं है। क्योंकि उसके अंदर में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों हैं। और इसीलिए यहीं ये दिखा रखा है कि कौन फैट किस फॉर्म में इस्तेमाल होंगे, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में इस्तेमाल होगा। हमने करा यही हुआ है, चाहे कुछ भी चीज़ क्यों ना हो, अमाइनो एसिड हो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना दो, फैटी एसिड हो अल्टीमेटली एसिटाइल कोएंजाइम ए बना दो, फिर एक ही पाथवे को हम कंटिन्यू करा देंगे। ये एम्फीबॉलिक पाथवे। आखिरी में रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है कि तुम देखो क्या है कि ग्लूकोज का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ग्लूकोज में जितनी ऑक्सीजन निकल लगती है उतनी CO2 निकल जाती है। इसलिए हमारा ध्यान नहीं जाता RQ वैल्यू के ऊपर में, क्योंकि हमने सारा कुछ पढ़ाई की है ग्लूकोज के लेकर के, और ग्लूकोज के केस में जितनी ऑक्सीजन लगती है उतनी CO2 निकल जाती है। अब क्या किया जाए? अब देखा हमने कि भैया कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा लगेगी और CO2 निकलेगा नहीं उतना, जैसे कि तुम्हारा फैट। तो तुम ये देखो कि ग्लूकोज के केस में, ये ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के केस में जितना CO2 उतना O2, एक आगे वैल्यू। ट्राइपामिटिन फैट होता है, तो फैट के अंदर में तुम देख रहे हो ऑक्सीजन ज़्यादा लग रही है, और ऑक्सीजन ज़्यादा लग रही है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, और CO2 कम निकल रहा है, इसलिए इसकी जो RQ वैल्यू है वो 0.7 आ रही है। बस ओके डन भाई। मेक श्योर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, MCQs लगा लेना आप।